आज हम लोग CAA की आवश्यकता क्यों है और CAA कानून कहता क्या है, ये दोनों पहलू को चर्चा करने के बाद हम लोग इस टॉपिक पर यह भी देखेंगे कि NRC और NPR ये दो पहलू को ला करके लोगों के अंदर दहशत कैसे और किस कदर क्रिएट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको नागरिकता संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। पहली बात तो हम लोग ये चेक करेंगे कि नागरिकता का कानून कहता क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। और इस नागरिकता कानून में ये कहा गया कि जो व्यक्ति जन्म से जो भारत में जन्मा हो, मातामह पितामह में से कोई एक भारत में जन्मा हो, आज़ादी के ठीक पहले मामूली तौर पर निवास किया हो, और इन तमाम बातों के अलावा एक और बहुत बड़ी बात कही गई है, और वो बात आता है, एक डेट आता है 19 जुलाई 1948। ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत मार्वेलस डेट है। कहानी मैं यहीं से आरंभ कर रहा हूँ। 19 जुलाई 1948 से ठीक पहले जो भारत आ चुका हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। यारा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम समयावधि 1947 में जब भारत आज़ादी के मुहाने पर खड़ा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी, जिसने 23 मार्च 1940 को एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को दोहराया था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। ध्यान ये रखिएगा कि इस पूरे प्रकरण में एक बात ये आई थी कि जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल, वही मोहम्मद इकबाल ने आगे चल कर के ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो धर्म नहीं है बल्कि दो राष्ट्र हैं। द्विराष्ट्रीयता के सिद्धांत का जनक वही माना जाता है, और उसी उन्माद का परिणाम था कि मजहब के आधार पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, और वो टुकड़ा हुआ। एक पार्ट आ गया मजहब के नाम पर, मजहबी राष्ट्र के नाम पर ये सारे मुस्लिम कंट्री हैं, जिसको अभी हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और ये पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था। कट ऑफ डेट यही था कि 19 जुलाई 1948 से ठीक पहले जो भारत आ चुका हो, 19 जुलाई 1948 से ठीक पहले जो भारत आ चुका हो, उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये कानून चलता रहा। 1955 में संविधान में नागरिकता कानून में संशोधन किया गया, और उसमें कहा गया कि अगर पिता भारतीय होगा तो उसका बच्चा भी भारतीय होगा। जैसे हम लोग अभी देख सकते हैं राजीव गांधी के केस में, पत्नी को नागरिकता लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। मसलन अगर हम अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता चली जाएगी। 1992 में 1992 में संविधान का फिर संशोधन किया गया और एक कानून बनाया गया कि अगर माँ भारतीय होगी तो उसका बच्चा भारतीय समझा जाएगा, उसका पति भारतीय नहीं होगा। सानिया मिर्जा के केस में आप देख सकते हैं। तो यह नागरिकता में समय समय पर संशोधन होता रहा, और इसी संशोधनों के कड़ी में 1955 में जो संशोधन हुआ था, उसी नागरिकता कानून में संशोधन किया गया 2019 में, और वही कहलाया एक्ट तुम्हारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के ही संशोधन अधिनियम का ये आधार है। अब जरा मूल टॉपिक पर आइए। टॉपिक और हालात क्या, आखिर इस कानून को लाने के पीछे का मूल मकसद क्या है। यारा, पाकिस्तान एक मजहबी राष्ट्र है, बांग्लादेश एक मजहबी राष्ट्र है। स्पष्टतः ताल ठोक के इन लोगों का कहना है कि मैं मुस्लिम कंट्री हूँ। दूसरी बड़ी चीज, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। ये 3 जगहों पर जो अन्य मजहब के लोग हैं, मसलन हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये 6 मजहब वाले लोग जो कहाँ हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, अफगानिस्तान में हैं। उन तमाम राष्ट्रों में रहने वाले जो भी लोग हैं
वो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सब अल्पसंख्यक जाति के रूप में हैं। और यारा जो मजहबी राष्ट्र है, उन लोगों के पास इन अल्पसंख्यक जातियों के ऊपर प्रताड़ना चरम पर है। चूंकि प्रताड़ना चरम पर है, इसी का एक लेखा जोखा आप देख लीजिए। बांग्लादेश में 1951 में 22% हिंदू थे और 2022 में 7.95। ये उन लोगों की आबादी बढ़ी, आबादी उन लोगों की बढ़ी, हिंदुओं की आबादी घटी, और घटने का ये रेशियो है कि 22% से घट करके 7.95 है। वारे मानवता। ऐसे ही कड़ी में आप आगे की कड़ी को आप देखिए। अफगानिस्तान का डाटा देना बहुत हद तक उचित नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ मुश्किल से मुश्किल 40 या 100 कोई उपलब्ध खास डाटा नहीं है, लेकिन 1000 में भी तादाद नहीं है। इन लोगों का धर्मांतरण किया जाता था, धार्मिक प्रताड़ना चरम पर थी। पाकिस्तान का तो नेशनल गेम ही है अन्य मजहब वाले लोगों को प्रताड़ित करना, उनकी बहु बेटियों को उठा लेना। मैं इन शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डाटा 15% से घट करके आज 1.6% आ जाना, ये स्पष्टतः दर्शाता है कि हमारे निकटतम पड़ोसी राष्ट्रों के साथ, जो निकटतम पड़ोसी राष्ट्र हैं, वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक मजहबी लोगों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है। आउटपुट ये हुआ कि एक कानून लाने की ज़रूरत महसूस की गई, और ये कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया। कब? तो पहली बार 2016 में आया। लेकिन इसमें होता यूँ है कि लोकसभा इस सिटीजनशिप एक्ट को पारित तो करता है, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। दूसरी बार 2019 में जब इस कानून को लाया गया, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने इस कानून को पारित कर दिया, और अंततः 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने उस एक्ट पर हस्ताक्षर करके अधिनियम बना दिया। अब अधिनियम बना मतलब अभी उसके कुछ कानूनी प्रावधान की प्रक्रियाएं बाकी थी, और इसी 10 जनवरी 2020 के बाद संपूर्ण भारत में भूचाल खड़ा हुआ। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली का वो तांडव, जहां शाहीन बाग में वो प्रदर्शनकारी नहीं थे। बहुत सारे वीडियो को आपने वॉच किया होगा तो देखा होगा कि बहुतों को ये पता ही नहीं है कि सीएए है क्या, लेकिन लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे। आसाम में भूचाल खड़ा हुआ, पश्चिम बंगाल में भूचाल खड़ा हुआ। 4-5 राज्यों ने उस वक्त रैंडमली कानून अपनी विधानसभाओं से पारित करके, जैसे त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन तमाम राज्यों ने, राजस्थान हो गया, ये कहा कि मैं अपने राज्य में सीएए को लागू होने नहीं दूंगा। चूंकि ये सीएए में अब लोगों की ने आशंका, विरोध का माने एक आधार होता है बॉस, और इतना घटियापना पर नहीं उतरना चाहिए। मैंने मानवता का विजय पराजय, दानवता का छोड़ न्याय है, बात परायों की मत पूछो, हाय हमें अपनों का भय। लोगों का कहना था कि एक खास मजहब के लोगों को ही नागरिकता प्रदान की जा रही है। सीएए कानून के तहत मुसलमानों को डराया गया कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। यारा, यहाँ नागरिकता देने की बात है, नागरिकता छीनने की कहीं दूर तक बात है ही नहीं। लोगों ने कहा कि जो रोहिंग्या मुसलमान आ गए सो, अरे यारा, भारत में मुस्लिम आबादी की कमी है क्या कि हम भाड़े पर मुसलमानों को बुलाएंगे, वो भी दूसरे राष्ट्र से। अगर इन लोगों के संसाधन युक्त कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ मजहबी राष्ट्र है कौन? बांग्लादेश। मजहबी राष्ट्र है कौन? पाकिस्तान। तो उन लोगों को, जहाँ जो मजहबी राष्ट्र हैं, उन लोगों के वो लोग अगर पलायन कर भारत को आते हैं तो फिर रहने देने का अथॉरिटी बनता कहाँ से? आधार ही नहीं है, ये बेसलेस बात है। क्योंकि इन लोगों में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो धार्मिक प्रताड़नाएं चरम रूप पर होती थी, बहु बेटियों को उठा लिया जाता था, धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया जाता था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी दरिया दिल्ली को दिखाया। आप कहोगे कि ये दरिया दिल्ली यहाँ है, मानवता इतनी शर्मसार नहीं होनी चाहिए। आप इजराइल से तो सीखो, इजराइल यहूदी कंट्री है बॉस। उसका एक नियम है कि दुनिया के किसी कोने में बसा हुआ कोई भी यहूदी होगी, वो स्वाभाविक ढंग से इजराइल का नागरिक होगा।
अगर आसपास के लोग जो धार्मिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हो, उनको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने अगर नागरिकता प्रदान की तो इसमें गुनाह क्या है? बात रही मुसलमानों का, तो वो तमाम कंट्री मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ के लोगों को नागरिकता किस मुंह से देगा लोग यार? सवाल ही नहीं पैदा होता है, देना भी उचित नहीं है। दूसरी आशंका पैदा किया गया कि जो श्रीलंका से तमिल लोग आएंगे उन लोगों का क्या? धर्म के आधार पर विभेद क्यों? धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों? रोहिंग्या का क्या होगा? पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया गया। तो अब जो कानून में जो अभी लागू होने वाला जस्ट, उसमें तो साफ शब्दों में कह दिया कि 2014 से जो भारत आ गए 31/12/2014, 31/12/2014 से जो आ गए भारत को, वो स्वाभाविक ढंग से भारत के नागरिक होंगे। दूसरी चीज जो आशंका थी लोगों को, खासकर आसाम के लोगों को, कि अगर नागरिकता त्रिपुरा आसाम में दे दिया जाता है शरणार्थियों को, हिंदू शरणार्थियों की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या उस कंडीशन में हमारे संसाधनों पर दबाव नहीं पड़ेगा? तो उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया। अब जो एक आता है कि राज्य अपने यहाँ लागू नहीं करेगा, तो यार ऑनलाइन प्रावधान है, ये डाकघरों में होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नागरिकता देगी, स्टेट गवर्नमेंट को टच करने का कहीं कोई जगह नहीं होगा। नागरिकता कानून लोगों को नागरिकता प्रदान करने की है, राष्ट्र में इसके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने, सौहार्द को बिगाड़ने, इन तमाम चीज़ों की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता। इसके पहले जो शाहीन बाग प्रकरण हुआ था, यकीनन यकीन मानिए ये लोकतंत्र में अति लोकतंत्र का उदाहरण होगा। मतलब बहुत ज़्यादा भारत को लोकतांत्रिक होने की ज़रूरत नहीं है, जिस अनुरूप उन लोगों ने तांडव रचाया था इतने लंबे अरसे तक, उसको बनाए रखने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी चीज़ जो डाटा हमने दिखाया, अब भय पैदा किया जाता है एनआरसी का। ये एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये अपने नागरिकों का लिस्ट तैयार करता है बॉस, कि हमारे यहाँ हमारे कंट्री में कौन कौन नागरिक हैं। तो इसमें लिस्टिंग होगा कि कौन नागरिक है, कौन बाहरी है। जो बाहरी उसको लात मार के बाहर निकालने की जरूरत है। अभी कहोगे कि इतने बड़े और कड़े कानून क्या भारत में ही बनाए जा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान को आप देखिए ना, 17 लाख अफगानियों को उन लोगों ने खदेड़ कर निकाला। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है तो कौन सा गुनाह कर रही है? सऊदी अरब जो मुस्लिम कंट्री का बॉस है, 1000 रोहिंग्याओं को खदेड़ा गया, नन्हे बच्चों समेत, की कोई इजाजत नहीं है इस देश में शिफ्ट करने की। यूके ने खदेड़ा, जर्मनी का भी यही आलम है। तो जब दूसरा मुल्क, स्वाभाविक है यार, ये थोड़े है कि कोई आपके यहाँ आकर आ जाएगा, आपके दरवाजे पर आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा हम आप ही के यहाँ रहना चाहिए, क्या आप रहने दे देते हो? कोई रिश्तेदार आकर के कहता है कि हम आपके रिश्तेदार हैं, और अगर आप नहीं पहचानते हो तो 50 क्वेश्चन पूछते हो, आप कैसे मेरे रिश्तेदार हो, क्या हो, नहीं हो। आशंका अगर होती है और आपको कंफर्म नहीं होते तो आप रहने नहीं देते। तो ये राष्ट्र की अस्मिता की बात है, राष्ट्र की नागरिकता की बात है। तो उन तमाम लोगों को ही, माने भारत अतिथि देवो हो का मतलब यह नहीं है कि भारत बाबा का ढाबा हो गया कि जब चाहे जो चाहे मुंह उठा के चला है और इस राष्ट्र की नागरिकता एन कैन प्रकारन उठा करके ले ले, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता तो आपने बतलाइए ना, पाकिस्तान ने खदेड़ा क्यों, सऊदी अरब ने भगाया क्यों, जर्मनी ने निकाला क्यों, यूके ने इसको इस तरह से किया क्यों? सीधी सी बात है, जो भारत के नागरिक हैं वो हैं। ये कहता है एनआरसी, ये नागरिकता से संबंधित है। और ये पॉपुलेशन रजिस्टर है। पॉपुलेशन रजिस्टर में होता क्या है कि 6 माह से जो लोग भारत में रह रहे हैं, हो सकता है कोई एजुकेशन वीजा पर आया हो, भारत में रह रहा हो, मेडिकल के लिए आया हो, तो कुल भारत में वर्तमान में कितने लोग रह रहे हैं, इसकी जानकारी का स्रोत है। कौन कौन रह रहे हैं, इससे स्पष्ट होगा कि अगर हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं, लोग नोट नागरिक, लोग, ये लोग की बात करता है एनपीआर, लोग की बात करता है कि अभी हमारे यहाँ कितने लोग रह रहे हैं। और ये जो है एनआरसी
कि हमारे नागरिक कितने हैं। दोनों के नज़रिए में अंतर है कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, और दूसरा आता है कि आपके घर में कुल कितने लोग रह रहे हैं। तो लोग आपके परिवार नहीं है, परिवार ही आपका परिवार है। वही चीज़ NPR और NRC में है। ध्यान रहे, CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। भारत के मुसलमान जो भारत की सरजमी पर पैदा लिया, जिन्होंने अबुल कलाम आज़ाद जैसा व्यक्तित्व को देखा, मौलाना आज़ाद जैसे व्यक्तित्व को देखा, अब्दुल रहीम जैसे व्यक्तित्व को देखा, यारा उस राष्ट्र में भारत की नागरिकता भारत के मुसलमानों से छीनने की गुंजाइश कहाँ कहता है ये कानून कि भारत में रह रहे मुसलमानों को डरा धमका करके उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा असंभव है, ऐसा असंभव है। लेकिन जो लोग राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, जो लोग नफरत के भाव को फैला रहे हैं, राष्ट्र को और बुद्धिजीवी तबका को और तमाम लोगों को, उन राजनीतिज्ञों से, उन पत्रकारों से, एक हथमलवा पत्रकार है बॉस, वो मतलब शाहीन बाग प्रकरण में, और एक और पत्रकार है देहाती टोन का, उन लोगों को जहर फैलाने, कुत्सित मानसिकता और विभत्स मानसिकता को क्रिएट करने, भयपूर्ण माहौल बनाने के अलावा कुछ आता नहीं है। इस भारत की खूबसूरती, भारत की सांस्कृतिक विविधता में आज भी ग्रामीण भारत में हिंदू ज़्यादा मज़ार पर जाते हैं चादर चढ़ाने। आज भी बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं गांव को जाइए, छठ का त्यौहार करते पाइएगा। होली और ईद में फ़र्क नहीं किया जाता, मिलजुल कर रहते हैं। इस अस्मिता को टूटने से लोगों को बचाना होगा, धैर्य और संयम से काम लेना होगा। मैं यही चाहूँगा कि राजनीतिक लोग राजनीति करें, पेशा है, इसमें भी कुछ खामियां हैं। जैसे वर्ड दिया गया हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अगर यही पर खाली भाषा का खेल खेल दिया गया होता तो ये बवंडर खड़ा ना होता। वहाँ वर्ड खाली दिया होता कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अल्पसंख्यक जनजातियों को, जिनके ऊपर धार्मिक प्रताड़ना होती हो, उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नागरिकता प्रदान करेगी। तो हमको लगता है कि संभवतः इतना तूफान खड़ा नहीं होता। आप लोगों को इस वीडियो के प्रति जो नज़रिया हो और जो विचारधारा हो, स्पष्टता लिखें, मैं उसे स्वीकार करूंगा, कुछ सीखूंगा और उसमें सुधार लाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।